हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है पेपर थर्ड जो है लर्निंग एंड टीचिंग। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में 2016 से 2023 तक के, ठीक है, मतलब ज्यादा पीछे के करने की जरूरत भी नहीं है। तो 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको एक और बात बता दी जाए कि जो आपका पेपर फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा मदद करेगा आपकी नंबर को इंक्रीज करने में, और उसके बाद पेपर थर्ड ही आता है जो नंबर्स को अच्छा करने में, मतलब आपके रिजल्ट को अच्छा करने में आपकी हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि पेपर जो सेकंड है वो भी हेल्प करता है। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको अक्सर पेपर सेकंड में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें हिस्ट्री ज्यादा दी हुई है, और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उसमें पूरी फिलॉसफी भी दी गई है, और जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके आया है या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है और वो फिलॉसफी पढ़ता है या साइकोलॉजी पढ़ता है तो उसको उतने अच्छे से समझ नहीं आती है चीजें, ठीक है, तो उसको टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको लास्ट टाइम पे मतलब प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो सच में पढ़ने वाले हैं, और जब आप लोग पढ़ने लगते हैं तो आपको क्या होने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। इससे पहले भी मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के डिस्कस किए हुए हैं, और साथ में जो बाल्यावस्था एवं विकास के हैं उसके भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2016 से 2023 तक के, उन सबको डिस्कस किया हुआ है। तो फटाफट से अब हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चंस आया हुआ है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? मैस्लो के प्रेरणा संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए, मोटिवेशन जो है वो लर्निंग एंड टीचिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको हर प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मैंने मोटिवेशन में बताया भी है कि जो मोटिवेशन शब्द है वो मोटम से बना हुआ है, और जिसका मतलब ही क्या होता है, क्रिया करना, गति में रहना, ठीक है। किसी भी चीज को लेने के लिए हमारे अंदर जो उत्तेजना जागृत होती है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन कह रहे हैं ना। दो तरीके की होती है, जिसमें मैंने एक बताया था कि आंतरिक रूप से होती है और एक बाह्य रूप से होती है। आंतरिक रूप से जब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, हम क्या करते हैं, सिर्फ खुद के सीखने के लिए काम कर रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा नहीं है, हम अपना फायदा नहीं ढूंढते हैं, तब हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं कि हमें आर्ट करना अच्छा लग रहा है, हमें गाना गाना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, या हमें पढ़ना अच्छा लग रहा है, हमें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, तो क्या है, हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। लेकिन अगर हम बाह्य रूप की बात करें तो जहां से कुछ लेने का मतलब बनता है, तो उस तरीके से हम क्या है, जैसे किसी की सैलरी आने वाली है तब वो काम कर रहा है, तो वो सैलरी को लेके मोटिवेट है, यानी बाह्य कारकों से अभिप्रेरित होकर वो काम कर रहा है। तो कुल मिला के हम मोटिवेशन को समझ चुके हैं। साथ में हमने मैस्लो की थ्योरी भी डिस्कस की हुई है, इन्होंने हायरार्की दी थी उसको डिस्कस किया हुआ है, फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस, ऐसे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसे इन्होंने हायरार्की दी है, तो उसको हमने डिस्कस किया हुआ है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसके शैक्षिक नियतार्थ भी दीजिए। देखिए, जो वाइगोत्स्की है वो हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, केवल बीएड के लिए ही नहीं, चाहे हम डीएलएड की बात करें या फिर हम किसी अदर कॉम्पिटेटिव सीटेट की, टेट की, या किसी भी अदर एजुकेशनल एग्जाम की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, जो वाइगोत्स्की है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और ये बताते हैं कि जो बच्चे हैं उनको सोसाइटी में अगर हम ज्यादा रखेंगे तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और ये 3 तरीके की स्पीच की भी बात करते हैं, तो मैंने डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक को, और मैंने ये नहीं बताया है कि ये पेपर कब का है, ये 2023 का है, ठीक है, ये 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है, और साथ में इसमें 3 घंटे आपको मिलते हैं लिखने के लिए, और दीर्घ में आपको कितने करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने आपको होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार में समझाइए। अब देखिए, हम लोगों ने बुद्धि को इतने अच्छे से नहीं समझा है, हालांकि मैंने जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें बुद्धि को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे तो बुद्धि का जो टॉपिक है वो हम एक बार और डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए कि बुद्धि क्या है, ठीक है। एक मेंटल एबिलिटी है, हालांकि कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो गार्डनर है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, मतलब अल्फ्रेड बिने आए, स्टर्नबर्ग आए, कई सारे लोग आए, लेकिन इन्होंने कहा कि एक बुद्धि ना हो के, दुई बुद्धि ना हो के, मतलब इंसान में बहुत सारी बुद्धि हो सकती है, एक साथ इंसान को कई सारे काम करने में इंटरेस्ट हो सकता है। इन्होंने लगभग 8 तरीके की बुद्धि बताई थी, जिसमें अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और तार्किक, प्राकृतिक, मैंने उनको डिस्कस किया
हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग बात करें तो समूह के नेता एवं सीखने के सूत्रधार के रूप में शिक्षक का वर्णन कीजिए। देखिए ये आपको इसी सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है, आपको हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपके व्यू क्या है उस बात को लेके, ठीक है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है, किसमें, एक समूह के नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में शिक्षक का क्या कर्तव्य है, क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षण की परिभाषा दीजिए। शिक्षण के पूर्व सक्रिय, अंतः सक्रिय एवं सक्रियोत्तर चरणों की विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। देखिए जो शिक्षण है उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है और शिक्षण से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। जैसे कि शिक्षण मैंने बताया था कि ज्यादा जानकार व्यक्ति से कम जानकार व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें 3 लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक तो स्टूडेंट का, दूसरा जो हमारे टीचर्स हैं उनका, और तीसरा जो इन्वायरमेंट है या करिकुलम है, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। और ये किसने कहा है, ये जॉन डीवी ने कहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम देख चुके हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। तो अब हम लोग 2023 के लघु देखेंगे। इसमें क्या है, लघु में 5 क्वेश्चन करने होते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। तो इसमें लघु में अगर हम सबसे पहला देखें तो विश्वास एवं सत्य में क्या अंतर है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, मैंने पहले ही कहा है जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है वो हम डिस्कस कर लेंगे। साथ में अगर हम बात करें तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि पावलोव ने दिया था, एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर जो कि स्किनर ने दिया था। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किए थे और इन्होंने कबूतर और चूहे दोनों पे प्रयोग किए थे, ठीक है। तो इनमें क्या अंतर है आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं पूरी थ्योरी, ठीक है। तो आपको आसानी से अगर आप बताइएगा तो मैं अलग से भी इसको डिस्कस कर लूंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत, जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने बुद्धि को अभी अच्छे से डिस्कस नहीं किया हुआ है। इन्होंने 1904 में द्वितत्व सिद्धांत दिया था बुद्धि का, तो अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है। पर अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो बुद्धि वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं इसको डिस्कस कर लूंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मस्तिष्क को उद्वेलन है, ठीक है। शिक्षण व्यू रचना, यानी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है शिक्षण में, टीचिंग में किस तरीके से अपनाया जाए कि बच्चों की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो हो सके, तो ये टॉपिक भी हमने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ है। अब बात करें क्रिएटिविटी, मैंने डिस्कस की हुई है और उसमें रोल क्या होता है एक टीचर का, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्रिएटिविटी मैंने बताया ही था, किसी भी नई चीज का सर्जन करना, है ना, किसी भी नई चीज को बनाना, दुनिया से हट के सोचना, अलग माइंड चलता है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका माइंड ही अलग चलता है ना। तो अभी अगला अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इन्होंने कुछ प्राथमिक नियम दिए, कुछ गौड़ नियम दिए। देखिए एक बात समझ लीजिए कि आप लोग ना थ्योरी से भाग नहीं सकते हैं, और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि थ्योरी का आना निश्चित है। अगर आपने चाहे वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो, चाहे वो लर्निंग एंड टीचिंग हो, उसमें जो थ्योरीज दी हुई हैं, अगर आप लगभग 6 या 7 थ्योरी दी गई हैं दोनों में, तो आप दोनों को एक साथ अच्छे से पढ़ डालिए, उसमें से 1 या 2 थ्योरी का आना निश्चित ही होता है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें जो थॉर्नडाइक है उन्होंने गौड़ नियम बताए हैं और जो प्राथमिक नियम उन्होंने दिए हैं, जिसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस इन्होंने दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमें कोई चीज चाहिए और हमें वो चीज नहीं मिल रही है, तो हम खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम रेडी नहीं है उस चीज के लिए, या फिर हमारे ऊपर उस चीज का प्रभाव अच्छा नहीं है, इसीलिए हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हम लगातार अगर किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो चीज क्या है, हमें मिल जाती है ना। ऐसे कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं। लॉ ऑफ प्रैक्टिस इन्होंने ही बताया है कि जब हम लगातार किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, लगातार किसी काम को करेंगे, तो हम उसमें प्रवीण हो जाएंगे, है ना। आप कोशिश भी कीजिए, किसी टॉपिक को जब हम बार बार पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ आने लगता है। ऐसा ही थ्योरी के साथ में है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। तो देखते हैं कि 2022 में आए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अधिगम के वक्र से आप क्या समझते हैं, अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अधिगम के वक्र की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। देखिए इस टॉपिक को मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। साथ ही में अगर अधिगम वक्र की बात करें तो जो सीखना है उसको किसी ग्राफ पेपर पे उतारना है ना, या प्रदर्शित करना क्या है, अधिगम वक्र कहलाता है। इसके प्रकारों को भी मैंने बताया हुआ है कि उन्नतोदर, नतोदर, सरल और मिश्रित, ठीक है। इसको अच्छे से
मैंने डिस्कस किया हुआ है। साथ में इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये जो अधिगम वक्र हैं, जिससे कि पता चलता है कि उनका शिक्षण किस स्तर का हो रहा है ना, कि बच्चे के सीखने में मतलब बच्चा ठीक से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है ना, उनका शिक्षण कार्य किस तरीके का चल रहा है, तो इसे पता चल जाता है। और भी कई सारे इसके शैक्षिक उपयोगिता है, मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक। उसके बाद देखिए आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें पूरा लर्निंग के बारे में दिया गया है कि जो अधिगम है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या मोटिवेशन की बात करें, या जो अधिगम के प्रकार हैं, जो अधिगम है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ज्यादातर जो फर्स्ट यूनिट है और जो सेकेंड यूनिट है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोजर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत एवं उसके शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। देखिए ये जो थ्योरी है वो एक ही बार आई है ना, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप सिद्धांत से या थ्योरी से भाग नहीं सकते हैं। अगर आपने एक भी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो हो सकता है कि आप जो थ्योरी ना पढ़ के जाएं वही क्या है आपके एग्जाम में आ जाए। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग में, लेकिन फिर भी चांस क्यों लेना, आपको आने चाहिए, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप क्वेश्चंस को देखें तो आपको सारे ही क्वेश्चंस आने चाहिए, फिर आप सिलेक्ट कौन से करते हैं जो आपको सबसे अच्छे आते हैं ना, तो इस तरीके से। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहली बार आया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह सिद्धांत कितना उपयोगी है। अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि जो बुद्धि है वो क्या है। उसके बाद मैंने गार्डनर की थ्योरी को भी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने कई तरीके की थ्योरीज बताई हुई हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर एक चीज पे नहीं रुक जाता है, उसको कई सारी चीजों में भी इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि जैसे कि मुझे पढ़ाना पसंद है, उसके बाद मुझे गाना भी पसंद हो सकता है उसके बाद मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग करना भी पसंद हो सकता है ना, मतलब खेलना भी पसंद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम एक ही चीज में लगे रहें या लमे रहें। एक इंसान एक से ज्यादा कामों में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है, उसको इंटरेस्ट आ सकता है, मतलब उसमें कई तरीके की बुद्धि का पाया जाना संभव है। ऐसा किसने कहा था, गार्डनर ने कहा था। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो बहुत बार आया हुआ है। साथ में अगर हम बात करें नेतृत्व गतिकी की, यानी उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। अधिगम के सूत्रधार एवं समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो कुछ क्वेश्चन आधे अधूरे ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको बना के लिखना पड़ता है, और ये ज्यादातर क्वेश्चन आया है कि समूह के नेता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है ना, तो मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। और नेतृत्व गतिकी क्या है ये भी डिस्कस किया है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आया हुआ है। साथ में अगर हम बात करें तो शिक्षण के स्तर क्या है। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण। तो अधिगम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और साथ में शिक्षण क्या है, मतलब अधिगम से रिलेटेड सारी ही जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और शिक्षण से रिलेटेड भी सारी जानकारी पता होनी चाहिए। क्या है, उसी से संबंधित क्या है क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम 2022 के लघु उत्तरीय देखेंगे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो 2022 है उसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब सबसे पहले बात आ रही है कि शिक्षण की व्यू रचना और प्रविधि में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ है। साथ में फिर से ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात हुई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचना है, यानी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात हो रही है, तो उसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैंने काफी चीजें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें छूटी हुई हैं, लेकिन हद तक मैंने चीजें करवा रखी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो समाजमिति टेक्निकों से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो मैंने समाजमिति विधि पढ़ाई है, लेकिन इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तकनीकों की बात हुई है, तो मुझे ये जो क्वेश्चन है वो अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक छात्रों में रचनात्मकता का विकास कर सकता है। तो मैंने क्रिएटिविटी पढ़ाई ही हुई है, यानी ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 बार आ चुका है, शॉर्ट और लॉन्ग को मिला के। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव जो लर्निंग है वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो खाली इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, आपको और भी कई सब्जेक्ट्स में देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक शिक्षक किस प्रकार छात्रों को कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित कर सकता है, मोटिवेशन मैंने पढ़ाया है, साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में क्या अंतर होता है, तो मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। साथ में शिक्षण क्या है ये डिस्कस किया है, और उसके विभिन्न रूपों को भी
हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जो डिस्कस नहीं किया है उसको कर लिया जाएगा, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। अब हम लोग यहाँ पे 2019 के जो क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे, क्योंकि 2020 और 2021 में जो बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि कोविड का टाइम था, इसीलिए अब हम क्या देखेंगे 2019 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2019 में आए हुए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित क्षमता का सर्वतोमुखी विकास से है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिनको देख के ना आपका कान गर्म हो जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये एक कथन है जिसपे आपको टिप्पणी लिखनी है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व जरूर करवा दूंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो रचनावाद क्या है, ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ज्ञान की रचना में सुविधा प्रदान करते हैं। वैसे तो मेरी समझ में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, लेकिन अगर नहीं करवाया होगा तो इसको भी मैं डिस्कस कर लूंगी। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विस्तार में वर्णन कीजिए। देखिए, जो फ्राइड की थ्योरी है, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, गार्डनर का अधिगम वक्र है या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, मोटिवेशन है या ग्रुप डायनेमिक्स है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो एक तरीके से आप समझ लीजिए आपके लिए मतलब बिल्कुल एक आधारशिला का काम करेंगे। उसके बाद समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं, समूह गतिकी का ज्ञान किस प्रकार एक शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंधन में यानी एक टीचर की कैसे मदद कर सकता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या जो समूह गतिकी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो शिक्षण क्या है, शिक्षण के स्तर क्या है, इनको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हम 2019 के लघु देखेंगे। तो लघु उत्तरीय अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसको हमने देखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। देखिए, मैस्लो ये भी कहते थे कि जब तक इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक वो अपनी जो ऊपर उन्होंने हायरार्की दी थी जिसमें उन्होंने बात की थी सबसे पहले कि इंसान की फिजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, जैसे कि भूख है, प्यास है या फिर वॉशरूम वगैरह जाना है। जब तक ये जो सुविधाएं उसे नहीं मिलेंगी, है ना, मतलब उसके बाद आता है सेफ्टी, यानी फिर वो घर-बार देखता है, उस चीज से वो संतुष्ट होना चाहिए। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी वो अपने आसपास प्यार, मतलब जो शादी वगैरह है उससे संबंधित चीजें देखता है, परिवार चाहता है। उसके बाद उसे चाहिए आत्मसम्मान। उसके बाद बारी आती है आत्मसिद्धि की। लेकिन जो लोग हैं वो ज्यादातर जो आत्मसम्मान है या फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस पे ही घूमते रहते हैं, ऐसा मैस्लो ने कहा था। ठीक है, तो इन्होंने एक हायरार्की दी थी, मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है और हर बार ज्यादातर रिपीट होता है। और मैस्लो की थ्योरी नहीं आएगी तो मोटिवेशन आएगा कि मोटिवेशन क्या है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, मतलब उसका जो पूरा टॉपिक है। और साथ में अगर आएगी तो मैस्लो की थ्योरी भी कभी कभी आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रूनर के सिद्धांत के शैक्षिक नियतार्थ और सीमाएं क्या हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बुद्धि के टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है, तो बुद्धि से रिलेटेड मैंने ज्यादातर चीजें डिस्कस नहीं ही की है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समाज मिति तकनीकें तथा उनकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है और उसके चक्र की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो ये टॉपिक हम देख चुके हैं, इनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण है उसको हम कह रहे हैं माइक्रो टीचिंग। आपका जो आपकी रियल वाली टीचिंग है उस पे जाने से पहले आपके जो ट्रेनर हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करवाते हैं, जिससे कि एक छोटे समूहों में आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप अपने ही जो सहपाठी हैं उनके साथ में शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने ट्रेनर्स के सामने, जिससे कि आप जब सचमुच की कक्षाएं मिलती हैं पढ़ाने के लिए तो क्या है, आप उनमें अच्छे से पढ़ा लेते हैं, आपको कोई डर नहीं होता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षक की जवाबदेही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुल मिला के शिक्षक का क्या व्यू है ना, चीजों को लेके, तो उस पर आपको अपनी टिप्पणी देनी है, अपना दृष्टिकोण बताना है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम 2018 के दीर्घ की बात करें तो अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम की विशेषताएं एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप लोग एक चीज मतलब नोटिस कर रहे होंगे कि बार बार एक ही शब्द आए जा रहे हैं, कुछ शब्द जो है वो गिने चुने हैं, है ना, मतलब एक क्राइटेरिया सेट है कि इतने में से ही आएगा। तो जैसे अधिगम मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ में सेकेंड यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कहाँ से दे दे, उसका दिमाग कहाँ घूम जाए, है ना।
उसके बाद अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जो कि मैंने करवाया है, ये भी आया हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऊपर वाला भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुद्धि के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए, उनके संबंध में आपका निष्कर्ष क्या है। जैसा मैंने कहा कि बुद्धि का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। हालांकि मैंने गार्डनर वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बुद्धि को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैंने अलग से इसको डिस्कस नहीं किया है, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के विकास में अध्यापकों, अभिभावकों एवं मित्रों की भूमिका क्या है। ये हमेशा से ही क्वेश्चन घूम के आता है, लेकिन आपको क्या करना है, वही वाला क्वेश्चन लिखना है जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्रिएटिविटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोर्ट 11 के क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जो कि मैंने करवाया हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बार बार थ्योरीज आती हैं। उसमें से क्या होता है कि एक साल ऐसा आ जाता है कि एग्जामिनर को लगता है कि कुछ चेंज करके दिया जाना चाहिए। तो जैसे कि वहां पे हम लोगों ने एक नई थ्योरी देखी थी जो पॉल रोजर्स की थ्योरी थी, तो यहाँ पे भी कोल्ड 11 की थ्योरी आ गई है, लेकिन दी तो आपके कोर्स से ही है। तो आप, मैंने पहले कहा है कि सारी थ्योरीज को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 2018 में लघु कौन से आए थे। 18 में लघु उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो जो समूह गतिकी है, अगर हम बात करें तो उस पे एक क्या लिखना है, लघु टिप्पणी लिखनी है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ में अधिगम शैलियों के जो प्रकार हैं उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छी शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षक अभिक्षमताओं के विषय में लिखना है। हालांकि ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है और ये एक नया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अध्यापक व्यवहार नियमावली पर एक टिप्पणी लिखिए कि देखिए आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही जिसमें आपको एक शिक्षक का क्या दृष्टिकोण है, शिक्षक क्या सोचता है या उसकी क्या भूमिका होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक कक्षा कक्ष में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अभी हमने देखा था कि मतलब एक जो टीचर है वो किस तरीके से बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकता है या मोटिवेट कर सकता है। खाली यहाँ की जो चीज है वो बदल दी है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है ना। मतलब व्यक्तित्व का पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकता है, क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता है, खाली यहाँ का टॉपिक चेंज कर दिया है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षण की अवस्थाएं, वैसे मैंने शिक्षण से रिलेटेड सारी ही चीजें डिस्कस की हैं, तो ये वाला टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रूनर के खोज सिद्धांत की, तो मेरी समझ में मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है, मे बी हाँ मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, और अगर नहीं किया होगा तो मैं ये भी डिस्कस कर लूंगी। तो अब हम 2017 के आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। 2017 के अगर हम दीर्घ की बात करें तो जो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी थी, या फिर हम स्किनर की बात करें जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तो आप उनमें से कोई एक करना है, यानी अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, तो आप इन दोनों में से कोई एक थ्योरी कर सकते हैं। किसमें आया था, 17 में, ठीक है। तो ये दोनों मैंने करवाए हुए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए चाहे हम थॉर्नडाइक की थ्योरी की बात करें, चाहे पावलोव की थ्योरी की बात करें, चाहे स्किनर की, मतलब किसी की भी बात करें, ये तीन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ठीक है। एक्स्ट्रा जो थ्योरी है वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी यही तीन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मैस्लो का सिद्धांत, ये तो आप ऐसे समझ लीजिए रामबाण इलाज है आपके जो एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो मोटिवेशन ही है। अभिप्रेरणा क्या है, आप मोटिवेट नहीं होते तब तक आप किसी चीज को करते नहीं है, जब तक आपकी कोई नीड नहीं होगी, जब तक आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगी, तब तक आप किसी भी काम को नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने डिस्कस किया हुआ है, और जो ट्रेड थ्योरी है उसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे नेता के साथ सदैव भी एक अच्छे प्रबंधक होते हैं। उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे, जो एक आपको विचार दे दिया जाएगा, उस पे आपको टिप्पणी देने के लिए कह देंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो क्या होती हैं, और विभिन्न इनके जो आयाम हैं और जो कारक हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 2017 में लघु कौन से आए थे। लघु की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि शिक्षण के स्तर अवस्थाओं में विभेद बताइए, और साथ ही में देखिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सच में कुछ टॉपिक मेन दिखेंगे। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो एक शिक्षक के लिए व्यवसायिक आचार विचार क्या है, ये एक नया टॉपिक है।
फिर अगर हम बात करें तो शिक्षा को परिभाषित कीजिए व शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि जो शिक्षा है वो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें शिक्षा है, शिक्षण है, विद्यालय है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आती ही रहती हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, इनफ हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है वो कर सकते हैं, या रोजर्स की थ्योरी आप कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है, ठीक, ये करवाया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है वो भी कई बार आई हुई है। उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सृजनात्मकता के स्तर को बढ़ा सकता है। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे व्यक्तित्व लिख देते हैं, यहाँ पे सृजनात्मकता लिख देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको बहकाने का तरीका है। आपको लिखना पर्सनालिटी में पर्सनालिटी है कि किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है एक जो शिक्षक है, और क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता है बच्चे की, तो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो कोऑपरेटिव जो लर्निंग है वो मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट बताई हुई है, जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में आती है और मैंने डिस्कस की हुई भी है। अब हम 2016 के दीर्घ और लघु क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 2016 में आए हुए अगर हम दीर्घ की बात करें तो इसमें भी हम देख ही चुके हैं कि अधिगम क्या है, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि अधिगम को परिभाषित करना है, अधिगम क्या है उसके प्रकार को बताना है और सिद्धांत को बताना है। ये रिपीट हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। थॉर्नडाइक की थ्योरी फिर से आई है, आपको ब्रूनर या थॉर्नडाइक में कोई एक थ्योरी करनी है और उसके प्रत्ययों को, उसके नियम को, उसका जो सिद्धांत है उनका, और साथ में शैक्षिक उपयोगिता को भी बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुई है। बुद्धि का टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, फिर भी आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि बुद्धि क्या है, इसका मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को भी आपको बताना है, ठीक है। बुद्धि भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। समूह अधिनायक एवं अधिक सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका, यानी एक फैसिलिटेटर के रूप में किस तरीके से शिक्षक कक्षा में बच्चों की सहायता कर सकता है। हालांकि ये नया क्वेश्चन है लेकिन बना के लिख सकते हैं आप लोग। मूलभूत शिक्षण कौशलों एवं शिक्षण तकनीकियों का वर्णन कीजिए। देखिए ये जो शिक्षण तकनीकियां हैं वो भी मैंने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लघु की बात करें तो लघु में शिक्षा को परिभाषित करना है, उसके लक्ष्य को परिभाषित करना है, ये भी रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनात्मकतावाद क्या है, अंतः और अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं कौन सी है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो गार्डनर हैं उन्होंने ही जो प्रकार बताए हैं उनमें से 2 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो गार्डनर की जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िए। रचनात्मकता को परिभाषित करना है और उसकी विधियां लिखनी है। उसके बाद समूह गतिकी क्या है, तो मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। औपचारिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए आचार संहिता क्या है, ठीक है, तो ये भी एक नया टॉपिक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी और ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूजफुल रहेगी मे बी। और अगर आगे हो सका तो वीडियोस में हम इन जो क्वेश्चंस अब तक मैंने डिस्कस किए हैं उनका सोल्यूशन भी जरूर देखेंगे। और ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपकी हेल्प हुआ करे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, मेरे अंदर भी उत्तेजना जागृत हो जाती है, जैसे कि अभी हम अभिप्रेरणा में देख रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। हालांकि मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।